सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन। द मास कैपिटल एम शोन इन द फिगर ऑसिलेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट पी इज। ये फिगर दे रखा है, मैंने यहाँ बना रखा है। अब इस पार्टिकल एम को कितना हमने डिस्प्लेस किया है, एम्पलीट्यूड ए के बराबर किया है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट x2 है और इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका x1 है, ठीक है। अच्छा, अब सोच के बताइए इस P पॉइंट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, x2 या x1? तो P पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा x1। क्यों? देखो, जानते हो जब ये स्प्रिंग आप इस ब्लॉक को खींच रहे होंगे तो पहले ये स्प्रिंग खुलना स्टार्ट होगी, दैट मीन्स इलोंगेट होना शुरू करेगी। जब ये पूरी खिंच जाएगी, मतलब पूरी इलोंगेट हो जाएगी और खिंचना इसका बंद हो जाएगा, तब जाके ये स्प्रिंग खुलना स्टार्ट होगी या स्ट्रेच होना शुरू होगी। जब ये स्ट्रेच होगी ना, तभी P पॉइंट डिस्प्लेस्ड होगा। तो P पॉइंट में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, x1 डिस्प्लेसमेंट आया होगा, x2 नहीं। फिर दोबारा से बोलता हूँ, जब आपने इसको खींचना स्टार्ट किया होगा तो पहले स्प्रिंग x2 खींचना शुरू करेगी। जब ये मैक्सिमम खुल जाएगी, मान लो कितनी खुल गई, x2, अब इसका खुलना बंद हो गया, तब फिर इसके बाद ये खुलना स्टार्ट करेगी। जब ये खुलना स्टार्ट करेगी तभी ये P पॉइंट आगे सरकेगा। सोचो, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए P पॉइंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x1 है, और इसीलिए इसी x1 को निकालना है हमें। ये P पॉइंट का एम्पलीट्यूड है, मान लो इसे A1 बोल लेते हैं, x1 को, यही हमें निकालना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, A कितना होगा, तो ये तो पक्का है कि A x1 प्लस x2 के बराबर होगा, एक। दूसरा, इस जगह पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुई है, x2, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ kx2, ऐसे, क्योंकि स्प्रिंग पूरी मासलेस है। तो अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग अगर ये खुली है ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच हुई है, तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ऐसे। तो इस जगह पे जो फोर्स लगेगा वो भी इतनी लगेगा, kx2, क्योंकि पूरी स्प्रिंग मासलेस है, और मासलेस स्प्रिंग होगी तो पूरे में स्प्रिंग फोर्स सेम होगा, बिल्कुल जैसे स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग मासलेस होती है तो अगर यहाँ टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T रहता था, है ना, बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगी। तो ये kx2 होगा। ऐसे ही जब ये स्ट्रेच हुई हुई x1, तो इसने इस पर ये पीछे तरफ कंप्रेस होना चाहेगी स्प्रिंग, तो इस पर ये फोर्स लगाएगी k2 है ये, तो k2x2 और ये k1x1। ये समझ में आया? ठीक है। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो नेट फोर्स देखें, तो इस जगह पर अगर नेट फोर्स निकालें P पॉइंट पर, एट पॉइंट P पर, तो दो फोर्स लग रहे हैं इस पर, तो लिख सकते हैं हम k2x2 माइनस k1x1। और नेट फोर्स लिखें तो स्प्रिंग का मास, क्योंकि स्प्रिंग ही है पूरी, तो स्प्रिंग का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो k2x2 माइनस k1x1। क्योंकि स्प्रिंग मास लेस है तो स्प्रिंग का मास 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो k2x2 माइनस k1x1, तो k2x2 इक्वल टू k1x1। यहाँ से आप चाहो तो x2 निकाल लो, क्योंकि हमें निकालना x1 है, ऐसे, बस ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो। तो a x1 की वैल्यू कितनी है, x1 तो x1 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, k1x1 अपॉन k2। यहाँ से x1 कॉमन ले लो, 1 प्लस k1 अपॉन k2, और k2 एलसीएम भी ले लो, तो ये हो जाएगा k2 प्लस k1, और ये आ जाएगा a। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी a k2a ओवर k1 प्लस k2, और ये ही आपका P पॉइंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x1 हुआ है, तो यही इसका एम्पलीट्यूड होगा P पॉइंट का। तो P पॉइंट का एम्पलीट्यूड इतना ही होगा, इसलिए आंसर होगा इसका k2a अपॉन k1 प्लस k2, दैट मीन्स D चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।